नाउ वी स्टार्ट द क्लास। जो कल मैंने आप लोगों को बताया था एनडीएमए, किसी ने पढ़ा उसको? व्हाट डायरेक्शन हैज सुप्रीम कोर्ट गिवन टू एनडीएमए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी? जो पीआईएल दाखिल हुए सुप्रीम कोर्ट में, जो कोरोना से जिन लोगों की डेथ हुई है, इट इज अ स्टैट्यूटरी ड्यूटी, सांविधिक कर्तव्य एनडीएमए का कि मुआवजे का निर्धारण करे। और एनडीएमए के जो चेयरमैन होते हैं, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन इज द प्राइम मिनिस्टर। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के पदेन अध्यक्ष जो होते हैं, जो पदेन अध्यक्ष होते हैं, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, दैट इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो कोर्ट ने कहा है कि ये अपने ड्यूटी में फेल हुए हैं, कि इनको बाकायदा नीति का निर्धारण करना चाहिए था कि मुआवजा कैसे दिया जाएगा। तो दिस एस्पेक्ट एनडीएमए इट्स ड्यूटी, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, सभी एग्जाम्स के लिए, प्रीलिम्स में भी और मेन एग्जामिनेशन में भी, तो उस पर ध्यान रखिएगा। और आर्टिकल 21 या फिर फंडामेंटल राइट्स में या लॉ में व्हाट इज द ड्यूटी, आप लोग लेट आएंगे तो फिर एडमिट नहीं किया जाएगा नेक्स्ट डे से क्लास, समझ लीजिए इस बात को। आप लोग लेट आएंगे तो फिर आपको एडमिट नहीं किया जाएगा उस दिन क्लास के लिए, तो उसको आप लोग देखिएगा और फिर हम लोग तो उसको डिस्कस करेंगे। तो आप उसको लॉ में यूज़ करेंगे, आर्टिकल 21 में यूज़ करेंगे, फंडामेंटल राइट्स में यूज़ करेंगे, और डायरेक्ट जनरल स्टडीज़ में भी आपके आएगा ही आएगा वो। तो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स का बेसिक जो कंसेप्ट आपका है दैट इज वो ह्यूमन राइट से जनरेट हुआ है। मौलिक अधिकारों का जो क्रिएशन हुआ है वो ह्यूमन राइट्स के बैकग्राउंड से हुआ है। 17वीं सेंचुरी से ही ह्यूमन राइट्स के बारे में बातें कही जाने लगी थी। और ह्यूमन राइट्स जैसा कि डिफाइंड है, राइट्स which are available to every human by just being a human, मतलब मानव होने के नाते ही वो अधिकार आपको प्राप्त हो जाते हैं। दे आर कॉल्ड नेचुरल राइट्स, इनएलिएनेबल राइट्स। इनएलिएनेबल मतलब किसी ने पूछा था कि इसका अर्थ क्या होता है। इनएलिएनेबल, INALIENABLE, वह चीज जिसको कि अलग नहीं किया जा सकता। तो फंडामेंटल राइट्स और ह्यूमन राइट्स आर इनएलिएनेबल राइट्स, जिसको कि मनुष्य से अलग नहीं किया जा सकता, वे अधिकार हैं। जो फंडामेंटल राइट्स का हमारा बैकग्राउंड है दैट इज इनकॉर्पोरेटेड इन ह्यूमन राइट्स। और ह्यूमन राइट्स कहा जाता है कि जो भी किसी व्यक्ति को, किसी मनुष्य को, वो मनुष्य है उस कारण ही उसको मिल जाता है। ही नीड्स नो अदर क्वालिफिकेशन, उस अधिकार को उसको पाने के लिए कोई अन्य अर्हता नहीं चाहिए कि वो पढ़ा लिखा है, कि वो अमीर है, कि टैक्स भरता है या भारत का है। विदेशी व्यक्ति भी अगर हमारे यहाँ है तो ह्यूमन राइट्स के लिए उसको केवल ह्यूमन इसलिए देना पड़ेगा भारत सरकार को, उसको भी। और ह्यूमन राइट्स के जो मेन प्रवर्तक, मेन एक्सपोनेंट्स, देवर लॉके एंड राउसे। लिखिए LOCKE, लॉके एंड राउसे, ROUSSEAU। ये नेचुरल लॉ, प्राकृतिक विधि के प्रवर्तक थे, प्रीलिम्स में आता ही है। तो लॉके और राउस जो नेचुरल लॉ के प्रवर्तक थे, इनके फिलॉसफी से ह्यूमन राइट्स वगैरह डेवलप होना शुरू हुआ 17वीं सेंचुरी के बाद से। और जिसका परिणाम आज देख रहे होंगे आप
कि फंडामेंटल राइट्स एंड ह्यूमन राइट्स जो है पूरे विश्व के किसी भी देश का, किसी भी संविधान का सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावशाली अंश है। जो हम लोगों ने बॉडी बनाया है यूएनओ, उसमें भी ह्यूमन राइट्स का एक स्पेशल रोल है। ह्यूमन राइट्स काउंसिल बन गया है। कितने ऑर्गन्स हैं यूएन में? यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल जो है ये पहले से नहीं था, ये बाद में बना है। यूनाइटेड नेशंस ऑन यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स, जो कि आप मनाते हैं 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स डे। यूरोपियन कन्वेंशन, यूरोपियन राइट्स, यूरोपियन ह्यूमन राइट्स। तो हर जगह जो ह्यूमन राइट्स जो है पार्ट एंड पार्सल ऑफ द एनी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वर्ल्ड लेवल की ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे आपका किसी देश का संविधान हो या कोई और चीज हो। एंड दिस स्टार्टेड विद द थ्योरी ऑफ नेचुरल लॉ। लॉके और राउसे की फिलॉसफी से चीजें स्टार्ट हुई। उसके बाद फ्रेंच रिवॉल्यूशन, उसमें भी आपने देखा होगा कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन का मोटो क्या था? फ्रेंच रिवॉल्यूशन का मोटो क्या था? फ्रेंच रिवॉल्यूशन में भी फंडामेंटल राइट्स वन ऑफ द मेजर लिबर्टी, करेक्ट। उसके बाद आपका अमेरिकन रिवॉल्यूशन, अमेरिकन रिवॉल्यूशन जो आपका है उसमें भी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहां पर है? कोई बता सकता है? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहां पर है? है क्यों जानकारी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी किधर है? न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क, यस। तो फंडामेंटल राइट्स जिसका ये बैकग्राउंड ह्यूमन राइट्स है, लिबर्टी एटसेट्रा। नेक्स्ट डे से क्लास में आप लोगों को एडमिशन नहीं मिलेगा, लेट आएंगे तो होल क्लास इज डिस्टर्ब, टाइम एंड अगेन ये हो रहा है आप लोगों के साथ, इस पर ध्यान रखिएगा। तो आपका फ्रेंच रिवॉल्यूशन, अमेरिकन रिवॉल्यूशन, और आप देखेंगे कि बिल ऑफ राइट्स, यूएस का जो बिल ऑफ राइट्स है वो पहला लीगल फ्रेमवर्क आप कह सकते हैं, फंडामेंटल राइट्स के लिए पहला लीगल रिटन फ्रेमवर्क था। वो उसका बैकग्राउंड है, अमेरिकन रिवॉल्यूशन से स्टार्ट हुआ। और आपका बिल ऑफ राइट्स यूएस का, दैट इज फर्स्ट लीगल रिटन डॉक्यूमेंट फॉर फंडामेंटल राइट्स। इसके पहले भी, इसको आप कहते हैं मैग्ना कार्टा, 1213 में किंग जॉर्ज के खिलाफ इंग्लैंड में हुआ था, मिला था ये, लेकिन रिटन डॉक्यूमेंट नहीं था। तो फर्स्ट रिटन डॉक्यूमेंट जो ह्यूमन राइट्स, फंडामेंटल राइट्स में, दैट इज बिल ऑफ राइट्स यूएस का। और वही आधार बना धीरे धीरे सभी जगहों का, फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर्स का। ब्रिटेन में भी ब्रिटेन में भी फंडामेंटल राइट्स, ह्यूमन राइट्स, सिविल लिबर्टीज जो हैं वो लिखी हुई नहीं है। जो आपका इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन है, आपको लोगों को मालूम होगा, दैट इज एन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, अलिखित संविधान है इंग्लैंड का। उसके बावजूद भी वहां पर सिविल लिबर्टीज, फंडामेंटल राइट्स एक इंपॉर्टेंट पार्ट था। रूल ऑफ लॉ के तहत, विधि के शासन के तहत वहां के कोर्ट्स, लेकिन बाद में धीरे धीरे वहां भी महसूस हुआ, जब कितनी मेच्योर डेमोक्रेसी इंग्लैंड की, कि नहीं फंडामेंटल राइट्स, ये राइट्स जो हैं बाकायदा दे शुड बी रिटन। तो 1998 में वहां भी उसको एक रिटन दस्तावेज में कन्वर्ट किया गया इंग्लैंड में, जो कि विच वाज अर्लियर गिवन थ्रू द कोर्ट्स अंडर द प्रिंसिपल ऑफ रूल ऑफ लॉ।
तो फंडामेंटल राइट्स को आपको याद रखना है कि इट हैज सोर्स इन ह्यूमन राइट्स, और ह्यूमन राइट्स होते हैं वो नेचुरल लॉ से उनका जन्म हुआ है। और फिलोसफर जो आपके थे लॉके एंड राउसे, नेचुरल लॉ के एक्सपोनेंट्स। फिर फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फिर अमेरिकन रिवॉल्यूशन, बिल ऑफ राइट्स, और इंग्लैंड में जो सिविल लिबर्टीज थी, ये सब बैकग्राउंड बना आपका, जो आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा आज की तारीख में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में, नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में, नेशनल कॉन्स्टिट्यूशंस में ह्यूमन राइट्स और फंडामेंटल राइट्स का एक विशेष स्थान है, जबकि सबसे प्रभावशाली और महत्वपूर्ण स्थान है। किसी भी देश में रूल ऑफ लॉ है कि नहीं है, उसका जो सबसे बड़ा मापदंड है वह यह है कि वहां पर फंडामेंटल राइट्स कितने प्रभावशाली हैं, कितने इफेक्टिव हैं। आप देखे होंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान में भी है, कॉन्स्टिट्यूशन आपका इंडिया में भी है, रूल ऑफ लॉ वहां भी है, रूल ऑफ लॉ हमारे यहाँ भी है, और हर देश में ऑलमोस्ट रूल ऑफ लॉ है। लेकिन जैसे ही किसी देश में फंडामेंटल राइट्स या ह्यूमन राइट्स समाप्त कर दी जाती हैं, उसको हम लोग डेमोक्रेसी कहना बंद कर देते हैं। म्यांमार में या पाकिस्तान में भी आप कहते हैं कि मैच्योर डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नहीं है, संविधानवाद नहीं है, रूल ऑफ लॉ प्रभावशाली नहीं है, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स, ह्यूमन राइट्स इतने प्रभावशाली ढंग से नहीं दिए गए। तो यू कैन अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ह्यूमन राइट्स, क्या बैकग्राउंड है। ये दो आपको नाम याद रखने हैं, लॉके राउसे का, नेचुरल राइट्स इनका जन्म हुआ है, और फिर फ्रेंच रिवॉल्यूशन आपका है 1789 का, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, अमेरिकन रिवॉल्यूशन, बिल ऑफ राइट्स। फिर इंग्लैंड में जो कि सिविल लिबर्टीज थ्रू कोर्ट्स एग्जीक्यूट होती थी, वहाँ लिखित नहीं था, लेकिन वहां भी 1998 में फंडामेंटल राइट्स, ह्यूमन राइट्स को बाकायदा लिखा गया। यूनाइटेड नेशंस ने आपका जो है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, जो कि 1948 का है, 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स डे, मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है उसी कारण। यूरोपियन कन्वेंशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, तमाम कॉन्टिनेंट्स का अपना ह्यूमन राइट्स है। यूनाइटेड नेशंस में जो ऑर्गन्स हैं, एक नया ऑर्गन बढ़ाया गया है आज से करीब 2007 बाद का, यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल एज एन इंडिपेंडेंट ऑर्गन ऑफ, पहले होता था ह्यूमन राइट्स ह्यूमन कमीशन था, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन केवल एक आयोग बनता था हर जगह के लिए, अब बाकायदा काउंसिल बना दिया गया, जैसे आपका इकोनॉमिक काउंसिल है, ट्रस्टीशिप काउंसिल, अदर ऑर्गन्स यूएन के हैं, वैसे आपका बना दिया ह्यूमन राइट्स काउंसिल। फिर आपका जो आता है दैट इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके पहले एक दो बातें लिख लीजिए, तो लिखिए। इन फ्रेंच रिवॉल्यूशन there was a concrete statement on there was a concrete political statement on human rights which was इंस्पायर्ड बाय लॉके फिलॉसफी, जो लॉके थे एलओसी के, उनकी फिलॉसफी से। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में बाकायदा एक दस्तावेज, एक वक्तव्य बनाया गया, वक्तव्य दिया गया, लिखिए। द एम ऑफ ऑल पॉलिटिकल एसोसिएशंस is the conservation of natural and inalienable rights of man। जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन था उसमें बाकायदा एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट जारी किया गया, इसमें यह कहा गया कि हर राजनीतिक गठबंधन या हर राजनीतिक संगठन का प्रमुख उद्देश्य है
कि मनुष्य के प्राकृतिक और न अलग किए जाने वाले अधिकारों का संरक्षण करना। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है। किसी भी पॉलिटिकल एसोसिएशन का प्रमुख उद्देश्य है टू कंजर्व, संरक्षण करना, मनुष्य के प्राकृतिक और इनएलिएनेबल राइट्स का संरक्षण करना। ये किसी भी संगठन का प्रमुख उद्देश्य है। तो दिस स्टेटमेंट स्पीक्स एवरीथिंग। तो आपने कोई भी संगठन बनाया, पॉलिटिकल संगठन बनाया, लेकिन अगर वो संगठन फंडामेंटल राइट्स या ह्यूमन राइट्स को, नेचुरल राइट्स को प्रिजर्व नहीं कर पा रहा, कंजर्व नहीं कर पा रहा है, तो दैट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हैज नो मीनिंग। और आपका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन देश का हमारे है या किसी भी देश का, वो बेसिकली उस देश के पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, उस देश की गवर्नमेंट, उस देश का गवर्नेंस, उसके सिस्टम की ही व्याख्या है। तो अगर वह कॉन्स्टिट्यूशन जो कि किसी देश के पॉलिटिकल गठन की व्यवस्था करता है, वहां के सरकारी गठन की व्यवस्था करता है, वहां के गवर्नेंस, शासन की गठन की व्यवस्था करता है, लेकिन अगर मौलिक अधिकारों को संरक्षण करने में सक्षम नहीं है, तो दैट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, दैट गवर्नमेंट, दैट गवर्नेंस इज यूजलेस, दैट कॉन्स्टिट्यूशन हैज नो मीनिंग। ये इसका महत्व है। और ये धारणा आपके धीरे धीरे गई और आज तक विकसित होती आ रही है, और इसको आज भी मजबूती मिलती जा रही है। आप कितनी मेजोरिटी की सरकार हो, अगर आप ह्यूमन राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, नेचुरल राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो आपका रहना वहां पर यूजलेस है। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 356 जो हम लोग डिस्कस किया था, अगर किसी देश, किसी राज्य में फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो ये माना जाएगा कि वहां पर रूल ऑफ लॉ नहीं है। और रूल ऑफ लॉ अगर नहीं है, तो वहां पर फंडामेंटल राइट्स नहीं है, रूल ऑफ नहीं है, तो यह माना जाएगा कि वह संवैधानिक ढांचा विफल हो गया है। देयर इज फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन दैट स्टेट, एंड दैट कैन बी अ ग्राउंड फॉर इम्पोजिंग स्टेट इमरजेंसी, दैट इज प्रेसिडेंट रूल। तो किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन का, किसी भी डेमोक्रेसी का, किसी भी पॉलिटिकल एसोसिएशन का और रूल ऑफ लॉ का जो फंडामेंटल प्रिंसिपल, फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है, दैट इज प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ह्यूमन राइट्स एंड नेचुरल राइट्स। ठीक है। और आप जो एक बात और बताने लायक यहाँ पर है कि जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स हैं, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है, आवर सुप्रीम कोर्ट हैज टाइम एंड अगेन सेड। अच्छा, एक चीज बताइए, हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, हमारे देश में कौन सा कानून लागू होता है? किस संस्था द्वारा बनाया गया कानून या लॉ हमारे देश में लागू होता है? पार्लियामेंट, करेक्ट। और राज्यों में स्टेट लेजिस्लेचर, देश में जो संसद विधि बनाएगा और जो विधायिका बनाएगी राज्यों में। क्या जो आपके इंटरनेशनल लॉ में इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हैं, ट्रिप्स का एग्रीमेंट है, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जिसे पेटेंट वगैरह है, WTO के लॉज हैं, या यूएन वगैरह के कई नियम कानून बनाए गए हैं, क्या हमारे देश में वो लागू होंगे? क्या हमारे कोर्ट उसको लागू करने के लिए बाध्य हैं? तो उसका आंसर है नो। इंडिया
रिस्पेक्ट्स इंटरनेशनल लॉ, अंतर्राष्ट्रीय विधि का सम्मान भारत करता है, भारत सरकार करती है, संसद सब लोग करते हैं, लेकिन दे आर नॉट पार्ट ऑफ द इंडियन लॉ, लेकिन वो भारतीय विधि का हिस्सा नहीं है। भारतीय विधिक व्यवस्था का हिस्सा वही कानून है, वही लॉ है जिसको कि पार्लियामेंट ने बनाया है, जिसको स्टेट लेजिस्लेचर ने बनाया है। यूएस में ऐसा है यूएस में कहा जाता है कि इंटरनेशनल लॉ इज पार्ट ऑफ द लॉ, पार्ट ऑफ द लॉ ऑफ द लैंड। अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय विधि को अपने देश की विधि का हिस्सा भी मानते हैं, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। लेकिन फंडामेंटल राइट्स के कंटेक्स्ट में सुप्रीम कोर्ट ने बार बार ये कहा है कि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स आर पार्ट ऑफ द डोमेस्टिक jurisprudence, are an integral part of the human rights jurisprudence in India, in our constitutional setup, and the courts can enforce those rights in the country। अर्थात फंडामेंटल राइट्स या ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकारों के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय ने बार बार कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मानव अधिकार हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भारत सरकार ने मानव अधिकारों को मान्यता दिया हुआ है, नाउ दे आर पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशनल jurisprudence, नाउ दे आर पार्ट ऑफ द डोमेस्टिक ह्यूमन राइट्स jurisprudence। तो इंटरनेशनल लॉ में जो ह्यूमन राइट्स हैं और जिसको कि भारत सरकार ने मान्यता दिया हुआ है, जैसे यूएन डिक्लेरेशन हो गया, इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन पॉलिटिकल एंड सिविल राइट्स, या आप देखेंगे रिफ्यूजीज का राइट्स, माइग्रेंट लेबरर्स का राइट, आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन में जो लेबर लॉ के ह्यूमन राइट्स हैं। तो फंडामेंटल राइट्स इतने महत्वपूर्ण हैं, ह्यूमन राइट्स इतने महत्वपूर्ण हैं कि सर्वोच्च न्यायालय ने देश में ह्यूमन राइट्स और विदेश में क्या है, वर्ल्ड लेवल पर क्या है, इसमें कोई भी अंतर नहीं कहा है। मतलब कोई भी अंतर्राष्ट्रीय कानून जिसको कि भारत सरकार ने मान्यता दिया हुआ है, उसको हमारे देश के न्यायालय मानने को बाध्य नहीं है, बल्कि मान ही नहीं सकते हैं, बिकॉज दे आर नॉट लॉ ऑफ द लैंड। लेकिन मानव अधिकार के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स jurisprudence is an integral part of the domestic constitutional human rights jurisprudence in India। ये पॉइंट क्लियर है आपको? लिख लीजिए, केस लॉ का नाम लिख लीजिए। तो चेयरमैन रेलवे बोर्ड, चेयरमैन रेलवे बोर्ड वर्सेस चंद्रिमा दास, CHANDRIMA, चंद्रिमा दास DAS। The Supreme Court held that the applicability of Universal Declaration of Human Rights, the applicability of Universal Declaration of Human Rights 1948 and its principles may have to be read with, if need arises, into the domestic jurisprudence and constitutional setup of the country। अर्थात हिंदी में चेयरमैन रेलवे बोर्ड बनाम चंद्रिमा दास वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि जो 1948 का यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स
और उसमें जो सिद्धांत हैं आवश्यकता पड़ने पर उनको भी देश के संवैधानिक विधि शास्त्र में, देश के घरेलू विधि शास्त्र में, देश के मानव अधिकार व्यवस्था में उनको पढ़ा जाएगा और लागू किया जाएगा। अर्थात जो फंडामेंटल राइट्स हमारे यहाँ नहीं भी हैं, अगर लिखी हुई कहीं पर भी, और हम लोगों को कुछ इंटरप्रेट करना है अपने प्रोविजंस को, तो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स का सहारा हम ले सकते हैं। उन राइट्स को अपने यहाँ हम इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। दैट मीन्स फंडामेंटल राइट्स एंड ह्यूमन राइट्स आर सो इम्पोर्टेंट, क्योंकि उसमें देश और विदेश की कोई बात नहीं है। ऑल राइट्स आर अवेलेबल टू अ पर्सन जस्ट बाय बीइंग अ ह्यूमन बीइंग। मनुष्य होने के नाते ही उसको मिल गया है, जबकि अन्य अंतर्राष्ट्रीय विधि को कोर्ट हमारे यहाँ लागू नहीं कर सकते, ना ही लागू करते हैं। लेकिन फंडामेंटल राइट्स के सिद्धांतों को, यूनिवर्सल सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों के संदर्भ में हमारे देश के न्यायालय इंटरप्रेट कर सकते हैं, उसको लागू कर सकते हैं। क्लियर है बात है? तो कंसेप्चुअली आप थोड़ा बहुत क्लियर हो जाना चाहिए आपको कि फंडामेंटल राइट्स या ह्यूमन राइट्स वे अधिकार हैं जो मनुष्य को मनुष्य के होने के नाते ही प्राप्त हैं, जिनको कि मनुष्य से अलग नहीं हो किया जा सकता। लॉके एंड राउसे जो नेचुरल लॉ के एक्सपोनेंट्स थे, उनके सिद्धांतों से 17वीं सेंचुरी 17वीं शताब्दी से इसका विकास होना शुरू किया। पहले 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फिर आपका अमेरिकन रिवॉल्यूशन, फिर आपका 1791 में बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स यूएस का, ब्रिटिश रूल ऑफ लॉ के तहत सिविल लिबर्टीज, यूएन डिक्लेरेशन, यूरोपियन कन्वेंशन, तमाम चीज़ें जो आपकी हैं ये, इसने धीरे धीरे विकास करना शुरू किया। और हर देश में अभी मापदंड है किसी भी डेमोक्रेसी का, रूल ऑफ लॉ का। जितना प्रभावशाली किसी देश में फंडामेंटल राइट्स हैं, मतलब वहाँ रूल ऑफ लॉ उतना ही प्रभावशाली है, डेमोक्रेसी वहाँ का उतना ही मजबूत है। ये मापदंड आज की तारीख में है। इंडिया के कंटेक्स्ट में इंटरनेशनल लॉ हमारे देश का पार्ट नहीं है, बट स्टिल वी रिस्पेक्ट, बट विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमन राइट्स, यूएन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है 1948 के, जो कि पूरे विश्व में लागू होता है, उसके सिद्धांतों को हमारे न्यायालय लागू कर सकते हैं। फंडामेंटल राइट्स को इंटरप्रेट करते समय उनका सहारा लिया जाएगा, उन अधिकारों को लागू भी किया जा सकता है। दैट इज द बेसिक। अब आ जाइए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान और मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, फंडामेंटल राइट्स आर इनकॉर्पोरेटेड इन पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान का जो भाग 3 है, पार्ट 3 है, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक, 12 से 35, इसमें हमारा फंडामेंटल राइट्स दिया हुआ है। अर्थात फंडामेंटल राइट्स की जब भी बात आएगी तो फंडामेंटल राइट्स क्या है? फंडामेंटल राइट्स वही है जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 के बीच और भाग 3 में दिया गया है। लेकिन प्रश्न क्या है, केवल एक यही राइट्स हैं? क्या केवल यही एक अधिकार हैं? इसके अलावा अधिकार नहीं है? तो इसके अलावा भी हमारे यहाँ राइट्स हैं। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में है, आईपीसी में सेल्फ डिफेंस के हैं, सेल्फ डिफेंस के राइट्स हैं आपके आईपीसी में, वो भी तो राइट्स हैं कि किसी भी व्यक्ति को अपनी संपत्ति और दूसरे की संपत्ति का संरक्षण करने का भी अधिकार है।
या आईपीसी में राइट्स बना हुआ है? कॉन्स्टिट्यूशन में ही राइट टू वोट का अधिकार है, लेकिन फंडामेंटल 12 से 35 के बीच में नहीं है। राइट टू वोट आपका मत देने का अधिकार, मतदान का अधिकार। तो फंडामेंटल राइट्स ही केवल राइट्स नहीं होते हैं, तमाम तरीके के राइट्स होते हैं। तो फर्स्ट यू विल हैव टू डिफरेंशिएट फंडामेंटल राइट्स विद अदर राइट्स, और फिर फंडामेंटल राइट्स का महत्व क्या है। तो लिखिए जरा, डिफरेंशिएट बिटवीन ह्यूमन राइट्स, लीगल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स एंड फंडामेंटल राइट्स। ये दिख रहा है आप लोगों को? ये दिख रहा है? ये आपका 4 सर्किल है, जो कंसंट्रेटेड सर्किल बोला जाता है। ये 4 सर्किल है, ये एक बड़ा सर्किल है, उसके एक अंदर है, तो ऐसे करके तो 4 सर्किल बनाइए। तो एक बड़ा सर्किल, उसके अंदर एक और, फिर एक और, फिर एक और किस सर्किल में किस प्रकार के राइट्स को आप फिट करेंगे, तो बात आपको इमीडिएटली क्लियर हो जाएगी। तो आप लोग अक्सर नाम सुनते होंगे, फंडामेंटल राइट्स क्या है, लीगल राइट्स क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स क्या है, और ह्यूमन राइट्स क्या है। जो सबसे बड़ा सर्किल है, उसके बाद सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये आप लोग आज सोचिएगा, फिर कल बताइएगा। अब आइए, मैं आपको डिफाइन कर दे रहा हूं। ह्यूमन राइट्स आर दोज राइट्स which are available to every human being by just being a human being। मानव अधिकार वे अधिकार होते हैं जो किसी भी मनुष्य को मनुष्य के होने के नाते ही प्राप्त हो जाते हैं। दे आर नेचुरल एंड इनएलिएनेबल राइट्स। वे प्राकृतिक और न अलग किए जाने वाले अधिकार हैं। भारत के संदर्भ में ह्यूमन राइट्स are defined in Protection of Human Rights Act 1994। फंडामेंटल राइट्स आप देख रहे हैं ही, लेकिन भारत में आपने प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट पढ़ा होगा। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1994, 1994। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, राष्ट्रीय मानव अधिकार जो आपने सुना है, वो इसका गठन इसी के तहत हुआ है। पहले नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन नहीं था। हर स्टेट में कमीशन है ह्यूमन राइट्स का, वो सब इस एक्ट के तहत है। तो ये अपने आप में एक्ट डिफाइन करता है कि फंडामेंटल राइट्स और ह्यूमन राइट्स अलग हैं। लीगल सेटअप में हम लोगों ने इसके पहले जनरल बातें कर ली, बट भाई अल्टीमेटली एवरीथिंग हैज टू बी एनफोर्स थ्रू लॉ। हर अधिकार को न्यायालय द्वारा ही परिवर्तित किया जा सकता है। अगर किसी अधिकार को न्यायालय द्वारा परिवर्तित नहीं कह सकते हैं तो आप कितना चिल्लाते रहिए, दैट इज नॉट अ राइट, दैट इज नॉट अ लीगल राइट। वो केवल एक सोशल राइट है, मॉरल ड्यूटी है। तो
प्रोटेक्शन ह्यूमन राइट्स 1994 जो आपका है, इसमें ह्यूमन राइट्स डिफाइंड है फॉर द लीगल फ्रेमवर्क, और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे यहाँ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है और स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन है। तो इस राइट्स को एनफोर्स करने के लिए ये कमीशंस बनाए गए हैं। अब इनके कमीशंस कितने पावरफुल हैं, इनके क्या पावर्स हैं, वो अलग मुद्दा है। तो ह्यूमन राइट्स ने जो डिफाइन किया है, पहला ये है जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो मौलिक अधिकार हैं, उनको भी ह्यूमन राइट्स माना गया है। मतलब सारे फंडामेंटल राइट्स ह्यूमन राइट्स की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन सारे ह्यूमन राइट्स फंडामेंटल राइट्स नहीं है। दूसरा, जो हमने इंटरनेशनल सिस्टम में रिकग्नाइज किया हुआ है, जिन अधिकारों को भारत ने अंतर्राष्ट्रीय विधि के तहत जिन मानव अधिकारों को मान्यता दी है, वो भी हमारे ह्यूमन राइट्स का पार्ट है। और तीसरा, वे अधिकार जिनका की इंटरप्रिटेशन करके सर्वोच्च न्यायालय ने उनको अधिकार की श्रेणी में शामिल किया है। जैसे राइट टू स्लीप, सोने का अधिकार, जब बाबा रामदेव के कैंप में लोगों को हटाया गया तो वहां पर राइट टू स्लीप। तो कई राइट्स जो है इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ के बाद कोर्ट्स ने बनाया है, तो जिनको कोर्ट ने कह दिया है तो वो भी ह्यूमन राइट्स कैटेगरी में आ गया। तो मतलब प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स के अंतर्गत, प्रोटेक्शन ह्यूमन राइट्स अंतर्गत जो राइट्स ह्यूमन राइट डिफाइंड है, फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3, दूसरा जो इंटरनेशनल लॉ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मान्यता दिया हुआ वो राइट्स, और तीसरा जिन अधिकारों को न्यायालय के व्याख्या द्वारा प्रतिपादित किया गया है। ये सारे के सारे ह्यूमन राइट्स आते हैं। इनका कहीं भी वॉल्यूशन होता है तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन और स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये तो आपके ह्यूमन राइट्स हो गए। लीगल राइट्स क्या होते हैं? व्हाट आर लीगल राइट्स? अच्छा, राइट टू वोट फंडामेंटल राइट है कि लीगल राइट है? जरा लिख के बताइए तो फटाफट, मैसेज करिए आप लोग। राइट टू वोट हमारा मौलिक अधिकार है कि लीगल राइट है? अच्छा, राइट टू वोट हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि लीगल राइट है? हमारा संवैधानिक अधिकार है कि मौलिक कि वैधानिक अधिकार है? लीगल राइट मतलब वैधानिक अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट संवैधानिक अधिकार, मौलिक अधिकार मतलब फंडामेंटल राइट्स। जो पूछा जा रहा है वो बताइए केवल। राइट टू वोट आपका लीगल राइट है कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है? वैधानिक अधिकार है कि संवैधानिक अधिकार है? हाँ, नहीं क्लियर है, कोई बात नहीं। देखिए, लीगल राइट का मतलब होता है एनी राइट दैट हैज बीन गिवन बाय फोर्स ऑफ लॉ। ऐसा अधिकार जिसको कि कानून ने मान्यता दिया हुआ है, जिसको कि विधि द्वारा परिवर्तित किया जाता है, दैट इज लीगल राइट। तो अगर कोई एक्ट पास है जैसे आपका प्रोटेक्शन ह्यूमन राइट्स एक्ट पास कर दिया, तो जितने भी अधिकार प्रोटेक्शन ह्यूमन राइट्स एक्ट ने दिया है वो सब लीगल राइट हो गए। ह्यूमन राइट्स होंगे लेकिन लीगल राइट भी है वो, क्योंकि लॉ ने उनको दिया है मान्यता। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट में राइट टू इन्फॉर्मेशन एक राइट है, वो भी लीगल राइट है, क्योंकि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 ने वो राइट दिया हुआ है। डोमेस्टिक ऑफ वायलेंस एक्ट में कुछ राइट्स हैं फीमेल्स के लिए, महिलाओं के लिए, वो लीगल राइट है। लेकिन जो राइट टू और जो अधिकार संविधान ने दिया हुआ है वो संवैधानिक अधिकार है।
लेकिन संविधान भी तो एक लॉ है। तो जो राइट्स आपके संविधान में दिए गए हैं वो संवैधानिक अधिकार हैं, लेकिन साथ साथ लीगल राइट भी है, क्योंकि कानून दे रहा है उनको। कॉन्स्टिट्यूशन भी एक लॉ है। तो जो राइट टू वोट है वह कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, लेकिन एक लॉ दे रहा है तो लीगल राइट भी हुआ। लेकिन अगर एग्जाम में आपके सवाल आता है ऑब्जेक्टिव कि राइट टू वोट क्या है, और उसमें चॉइस लेकर मतलब ऑप्शन दिया हुआ है फंडामेंटल राइट, लीगल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट या ह्यूमन राइट, तो इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हुआ, वो टिक करेंगे आप। है ये लीगल राइट भी, लेकिन अगर दोनों दिया हुआ है लीगल एंड ये, तो लीगल एंड वो मारेंगे आप। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट जो आपका है वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, लेकिन लीगल राइट भी है ये, इस बात का ध्यान रहे। तो लीगल राइट वो राइट है विच हैज फोर्स ऑफ लॉ। वो फॉर लॉ कोई भी हो सकता है, एनी वैलिड लॉ। कॉन्स्टिट्यूशन भी हो सकता है, कोई पार्लियामेंट का एक्ट भी हो सकता है, या फिर एग्जीक्यूटिव ने भी शायद अगर बना दिया हो। और ह्यूमन राइट्स क्या है, जो मैंने बताया आपको, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट में जो डिफाइंड है वो ह्यूमन राइट्स हैं। हो सकता है वो ह्यूमन राइट्स किसी एक्ट और में भी दिया हो, कॉन्स्टिट्यूशन में भी दिया हो, या संविधान के भाग 3 में भी दिया हो, किसी में दे सकता है। तो ह्यूमन राइट्स वो हैं लीगल फ्रेमवर्क के हिसाब से इन इंडिया। प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1994 में जो भी राइट्स डिफाइंड हैं दे ऑल आर ह्यूमन राइट्स। भारत में किसी भी कानून के अंतर्गत अगर कोई अधिकार दिया गया दे आर लीगल राइट्स, और वे अधिकार भारतीय संविधान में अगर दिए गए कोई अधिकार तो वो संवैधानिक अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। और वे अधिकार जो भारतीय संविधान के भाग 3 में दिए हुए हैं, पार्ट 3 में दिए हुए हैं, दे आर कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स आप उन्हीं अधिकारों को मौलिक अधिकार कहेंगे जिनका कि मेंशन किए गए हैं संविधान के भाग 3 में। तो ये फंडामेंटल राइट भी हुए क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी हुए, और चूंकि इनको लॉ दे रहा है तो लीगल राइट भी हुए। तो फंडामेंट जो पार्ट 3 के अधिकार हैं दे आर फंडामेंटल राइट्स ऑल्सो, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ऑल्सो, और लीगल राइट ऑल्सो। लेकिन अगर ऑप्शन आता है आपका और ये लिखा हुआ है चारों दिया हुआ कौन है, तो फिर मोस्ट अप्रोप्रिएट फंडामेंटल राइट। लेकिन मानिए अगर फंडामेंटल राइट ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, केवल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दिया हुआ है, तो ये आप नहीं कहेंगे गलत सवाल है, गलत नहीं है वो, आप वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन मानेंगे। अगर ऑप्शन में ना फंडामेंटल राइट है ना कॉन्स्टिट्यूशन है, लीगल राइट लिखा हुआ है, तो आपको लीगल राइट टिक करेंगे। तो राइट टू वोट जो आपका है दैट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, और लीगल राइट तो आपका है ही। लेकिन आप देखते हैं कि जब कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है, जैसे राइट टू प्रॉपर्टी पहले फंडामेंटल राइट था क्योंकि पार्ट 3 में था आर्टिकल 31। राइट टू संपत्ति का अधिकार जो है फंडामेंटल राइट था, मौलिक अधिकार था, क्योंकि आर्टिकल 31 में प्रेस्क्राइब था और भाग 3 के दायरे में था। लेकिन 44th अमेंडमेंट 44वें संशोधन अधिनियम से राइट टू प्रॉपर्टी को आर्टिकल 31 से हटाकर आर्टिकल 300 कैपिटल ए बना दिया गया। संविधान में अभी भी है, लेकिन अब फंडामेंटल राइट की श्रेणी में नहीं है, अब वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, लीगल राइट है, फंडामेंटल राइट अब नहीं रह गया। इट मीन्स कि फंडामेंटल राइट का कोई विशेष महत्व होगा, फंडामेंटल राइट की कोई विशेष कैटेगरी होगी जिसमें हर अधिकार नहीं आ सकता है। तो ह्यूमन राइट्स, लीगल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स। लेकिन एक चीज आपने देखा होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू वोट लिखा हुआ है, उसके बावजूद भी कई लोग आप देखे होंगे टीवी पर आज भी इलेक्शंस होते हैं कि हमको वोट देने को नहीं मिला। तो वहां पर आप जाकर वोट नहीं दे पाते हैं,
आप मैक्सिमम कंप्लेन कर सकते हैं, लेकिन आपको वोट देने का अधिकार नहीं मिलेगा एज पर लॉ। तो लॉ क्या है? राइट टू वोट का। तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि एवरी वन हैज राइट टू वोट एज पर द स्टैट्यूटरी लॉ, जो सांविधिक विधि बनी है उसके अनुसार। तो लॉ हमारे यहाँ यह है कि जो पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट है, लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951, पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 के अनुसार जो भी इलेक्टोरल रोल, जो चुनावी मत सूची होती है, जिसमें वो रजिस्टर्ड होगा उसी को ही वोट देने का अधिकार है। तो ये लॉ हमारा है। तो आप भारत के नागरिक हैं, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन अगर आप उस रोल जो मतदाता सूची है उसमें अगर आप नाम पंजीकृत आपका नहीं है, तो आप इलेक्शन डे दिन आप वोट देने का राइट आपको नहीं मिल पाएगा। तो संविधान के द्वारा अधिकार दिया गया है, लेकिन कानून ये कहता है कि जब तक आपका उसमें नाम नहीं होगा तब तक आप मतदान नहीं कर पाएंगे। इससे बार बार कहा जाता है कि अपना इलेक्टोरल रोल में डालिए। जस्ट बाय बाय बीइंग अ सिटीजन, और एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, आपको राइट लॉ मतदान करने का अधिकार नहीं मिल जाता है, आपको अपनी मतदाता सूची में पंजीकरण कराना पड़ता है। इसलिए बार कहता है कि पंजीकरण जाके करा लिए, तभी आप वहां वोट देने का राइट मिलेगा आपको। तो स्टैट्यूट है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, लेकिन उसके साथ साथ स्टैट्यूट पास्ड है, उस स्टैट्यूट के अनुसार ही आपको अधिकार है लॉ मतदान करने का। ऐसे आपका राइट टू प्रॉपर्टी है आर्टिकल 300A में, एवरीवन हैज गॉट राइट टू प्रॉपर्टी एज इन अकॉर्डेंस विद लॉ। तो जैसा कानून बना होगा उसके अनुसार आपको संपत्ति का अधिकार प्राप्त है, लेकिन मौलिक अधिकारों की श्रेणी में नहीं है दोनों। राइट टू वोट फंडामेंटल राइट नहीं है, राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट नहीं, दे आर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट इन अकॉर्डेंस विद लॉ। तो जैसा कानून है वो अगर आप कानून का उसके दायरे में आ रहे हैं तो वो चीज आपको प्राप्त है। तो अब आप आइए पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। आखिर इसका क्या महत्व है? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स, या फंडामेंटल राइट्स इतने क्यों विशेष हो जाते हैं? तो जैसे मैंने बताया आपको, मौलिक अधिकार वो अधिकार हैं जो संविधान के भाग 3 में दिया हुआ है। वे अधिकार हैं जो अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में दिया हुआ है। अर्थात अगर कोई भी अधिकार इसके दायरे में नहीं है, पार्ट 3 में डिस्क्राइब नहीं है, 12 से 35 में डिस्क्राइब नहीं है, तो फंडामेंटल राइट की श्रेणी में नहीं आता है। देन व्हाट इज फंडामेंटल राइट्स विद रिस्पेक्ट टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो लिखिए पहला, मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो भारतीय संविधान के भाग 3 में दिए हुए हैं, यह इसकी डेफिनेशन है, जो अनुच्छेद 12 से 35 में निर्धारित है। ये डेफिनेशन है इसकी। इसके पीछे कंसेप्चुअल या इसका महत्व क्या है? देखिए, फंडामेंटल राइट्स आर द मिनिमम guaranteed rights that every person or citizen has against the state, state मतलब गवर्नमेंट। इस बात को ध्यान रखिएगा, फंडामेंटल राइट्स वो अधिकार हैं जो नागरिक को या व्यक्ति को राज्य के विरुद्ध मिला हुआ है, अगेंस्ट द स्टेट। फंडामेंटल राइट्स का पूरा कंसेप्ट यही है कि अगर सरकारी तंत्र, राज्य, इंडिया एज अ स्टेट, यूपी एज अ स्टेट या जो उसकी एजेंसीज हैं, जब स्टेट लोगों पर प्रताड़ना शुरू कर दे, लोगों के मौलिक अधिकारों को छीनना कर सके, उसके लिए पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स है। क्योंकि अगर आपके अधिकारों का हनन कोई व्यक्ति करता है, प्राइवेट व्यक्ति करता है, तो उसके प्रोटेक्शन के लिए कौन है? उसके लिए प्रोटेक्शन के लिए स्टेट खुद ही है, सरकार खुद ही है, पुलिस व्यवस्था खुद ही है। लेकिन अगर पुलिस ही प्रताड़ना शुरू कर दे,
सरकार ही प्रताड़ना शुरू कर दे, आपके बेसिक अधिकारों को छीनना शुरू कर दे, तो फंडामेंटल राइट्स हैं। तो मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो व्यक्ति को या नागरिकों को अपनी सरकार के विरुद्ध मिला हुआ है, सरकारी तंत्र के मिला हुआ है। तो दूसरी खास बात यह है कि फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल अगेंस्ट द स्टेट, अगेंस्ट द गवर्नमेंट इंस्ट्रूमेंटली एजेंसीज। मिनिमम गारंटी, जो न्यूनतम अधिकार जो हम लोगों को मिला हुआ है सरकार के विरुद्ध, वो फंडामेंटल राइट्स हैं। वो ज्यादा भी हो सकते हैं, जैसे कि आपने सीआरपीसी में पढ़ा 301, 303। और फंडामेंटल राइट्स क्या है? आर्टिकल 22, आर्टिकल 20 और 22, ये मिनिमम है। सीआरपीसी ने वो अधिकार और बढ़ा के दे दिया है ना आपका आर्टिकल 20 में, नो पर्सन शैल बी पनिश्ड एंड प्रोसिक्यूटेड फॉर द सेम ऑफेंस ट्वाइस। तो मिनिमम गारंटी है, मिनिमम अधिकार है। किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से ज्यादा बार अभियोजित प्रोसिक्यूट नहीं किया जा सकता, ये मिनिमम है। लेकिन इसको और विस्तारित करके बढ़ा कर दे दिया है सीआरपीसी ने। कन्विक्टेड और एक्विटेड, अगर किसी पर ट्रायल चला है, वह व्यक्ति कन्विक्ट हो गया है और एक्विटल भी हो गया है, तब भी वो अधिकार प्राप्त, दोबारा आप पर मुकदमा नहीं चलेगा। तो सीआरपीसी में जो अधिकार दिया गया है वो ज्यादा विस्तृत, ज्यादा बड़ा हो गया संविधान के। तो फंडामेंटल राइट्स आर द मिनिमम गारंटी। इस अधिकार से नीचे आप नहीं ले आ सकते, सरकार भी इसको छीन नहीं सकती है। जो पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार दिए हैं, दे आर मिनिमम गारंटी अगेंस्ट द स्टेट। इस अधिकार को केवल बढ़ाया जा सकता है, कम सरकार नहीं कर सकती, संसद नहीं कर सकता, ये संविधान में गारंटीड है। तो पहला किसका क्या है? पार्ट 3 में है 12 से 35 के बीच में। दूसरा क्या है? दे आर मिनिमम गारंटी अगेंस्ट द स्टेट। ये मिनिमम राइट्स हैं जो स्टेट के अगेंस्ट में गारंटीड हैं। तीसरी जो खास बात है, दीज फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी चेंज बाय ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन। इन मौलिक अधिकारों को सामान्य विधि द्वारा संसद परिवर्तित नहीं कर सकती। इट कैन बी चेंज्ड ओनली बाय एन अमेंडमेंट एक्ट। केवल संशोधन अधिनियम द्वारा ही विशेष प्रक्रिया 368 का प्रयोग करके इसमें परिवर्तन किया सकता है। लेकिन अगर फंडामेंटल राइट्स बेसिक स्ट्रक्चर में आ चुका है तो अमेंडमेंट भी इसको चेंज नहीं कर पाएगा। जैसे राइट टू इक्वालिटी, समानता अधिकार जो है मौलिक अधिकार है, जो कि बेसिक स्ट्रक्चर बन चुका है, तो अमेंडमेंट भी इसको चेंज नहीं कर सकता है। तो तीसरी जो खास बात है फंडामेंटल राइट्स की, दे कैन नॉट बी चेंज बाय ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन। सामान्य विधिक प्रक्रिया का बिना के सामान्य विधायन द्वारा इसमें चेंज नहीं लाया जा सकता, केवल अमेंडमेंट द्वारा ही लाया जा सकता है। और बेसिक स्ट्रक्चर होगा तो अमेंडमेंट भी नहीं कुछ कर सकता। जबकि राइट टू इन्फॉर्मेशन क्या है? आप देखते हो कि सरकार, संसद डेली चेंज करती है कि आज से इतना इतना रहेगा। इनकम टैक्स में छूट जो है, क्या अधिकार है आपका, उसमें परिवर्तन करती रहती है। आईपीसी में चेंज कर सकती है, लेकिन फंडामेंटल राइट्स में नहीं। तो तीन इसके बेसिक चीजें हैं ये। एक जो 12 से 35 में दिया हुआ है, दूसरा मिनिमम गारंटी अगेंस्ट द स्टेट, और तीसरा इनका ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन से परिवर्तित नहीं होगा, इट हैज टू बी डन बाय द अमेंडमेंट। ये इसके तीन बेसिक फीचर हैं। लेकिन जो दूसरा पहलू आता है, इसका महत्व क्या है? व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंस? मौलिक अधिकारों का महत्व क्या है? सबसे बड़ा महत्व है, लिखिए, फंडामेंटल राइट्स आर द राइट्स which are not left on the mercy of the
majority, which is not left on the mercy of the elections. They are not dependent on the outcome of elections. They are not dependent on the change of government. And fundamental rights saves its citizens from the tyranny of the government. मौलिक अधिकारों का जो महत्व है, पहला महत्व, यह बहुसंख्यक की मर्जी पर आश्रित नहीं है। डेमोक्रेसी में क्या होता है? इट इज अ रूल ऑफ मेजोरिटी। तो मेजोरिटी जो चाहेगी उसकी मर्जी पर नहीं है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स हमेशा बने रहेंगे। दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द आउटकम ऑफ एनी इलेक्शंस। इलेक्शन में कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, बीजेपी आ रही है, कांग्रेस आ रहा है, सपा आ रहा है, बसपा आ रहा है, इससे मौलिक अधिकारों को कोई मतलब नहीं है। कौन सी सरकार है, इससे कोई मतलब नहीं है। और महत्व यह है कि यह सरकारी तंत्र और राज्य की प्रताड़ना से बचाने का एक तंत्र, एक व्यवस्था है। फंडामेंटल राइट्स वो व्यवस्था है जो कि सरकारी तंत्र से नागरिकों को प्रताड़ना से बचाता है। ये सबसे इसका बड़ा इंपॉर्टेंस है। और दूसरा जो महत्व इसका है, द फंडामेंटल राइट्स and the liberty gives an individual full opportunity to develop its personality। मौलिक अधिकारों का जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था है वह यह है कि वह हर व्यक्ति को, हर नागरिक को पूरा अवसर देता है, फुल लिबर्टी देता, अपॉर्चुनिटी देता है कि वह अपने व्यक्तित्व का विकास कर पाए। किसी भी व्यक्ति को आप रेस्ट्रिक्शंस में रखेंगे, निर्बंधन में रखेंगे, उस पर प्रतिबंध रखेंगे, फ्रीडम आप नहीं देंगे, तो उस इंडिविजुअल व्यक्ति का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। तो दूसरा जो महत्वपूर्ण पहलू है फंडामेंटल राइट्स का, दैट इज फंडामेंटल गिव्स एन अपॉर्चुनिटी टू डेवलप एनी इंडिविजुअल इट्स फुल पर्सनालिटी। हर व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व को विकसित करने का फंडामेंटल राइट्स वो व्यवस्था देते हैं। तो दो इंपॉर्टेंस इसका है कि इलेक्शंस पर डिपेंड नहीं करेगा, गवर्नमेंट पर डिपेंड नहीं करेगा, और सरकारी तंत्र से प्रताड़ना को बचाने की व्यवस्था है ये। और दूसरी बात, हर व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास को विकसित करने का पूरा अवसर भी यह फंडामेंटल राइट्स की व्यवस्था देती है। तो दो इसका मेजर जो इंपॉर्टेंस है। फीचर्स मैंने आपको बता दिए क्या है ये। एक स्टेटमेंट लिखिए जरा तो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर नेगेटिव direction and restriction on the state, while fundamental rights are positive directions in the state। जो नीति निदेशक तत्व हैं वे सरकार पर एक निर्बंधन है, जबकि मौलिक अधिकार सरकार पर
सकारात्मक निर्देश हैं। कमेंट टिप्पणी करिए और पहले बताइए ट्रू और फॉल्स, सही है गलत है, स्टेटमेंट गलत है कि सही है। बताइए ये रेस्ट्रिक्शंस सही हैं कि गलत हैं। राइट स्टेटमेंट। चलिए आगे बढ़िए और बताइए, और लोग बताएं। राइट, ओके आगे बढ़े और बताइए कुछ लोग। सब लोग राइट 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 कर रहे हैं। आशीष पांडे ने कहा फॉल्स है, बाकी बताइए लोग। ये गलत स्टेटमेंट है। फंडामेंटल राइट्स आर रेस्ट्रिक्शंस ऑन द गवर्नमेंट। मौलिक अधिकार पार्ट 3 क्या है? ये निर्बंधन है सरकार पर कि आप ये काम नहीं कर सकते। फंडामेंटल राइट्स जो दिया हुआ है इस पर किस जो ये सरकार पर रेस्ट्रिक्शन है कि सरकार ये काम नहीं कर सकती, इस पर किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप गवर्नमेंट नहीं कर सकती। करेक्ट, वर्षा सही। जबकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या है? वे पॉजिटिव डायरेक्शन है। लिखा हुआ है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निदेशक तत्व। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो हैं वो पॉजिटिव डायरेक्शन है स्टेट को, सरकार को वो डायरेक्शन है कि आपको ये करना है देश में। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या है? बेसिकली दे आर फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। देश के शासन का एक मौलिक सिद्धांत है। देश में शासन किस प्रकार से चलेगा, सरकार को क्या करना है हमारे देश में, शासन व्यवस्था के क्या सिद्धांत होंगे, वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में है। इकोनॉमिक पॉलिसी कैसे होगी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी कैसी होगी, एनवायरनमेंट के कैसे होंगे, फीमेल प्रोटेक्शन कैसा होगा। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑन द स्टेट है कि सरकार को ये करना है, जबकि फंडामेंटल राइट्स निगेटिव डायरेक्शन है सरकार पर कि आपको ये नहीं करना है। अगर ये मौलिक अधिकार दिया गया तो आपको कोई हस्तक्षेप इसमें नहीं करना है। तो फंडामेंटल राइट्स आर रेस्ट्रिक्शंस ऑन द गवर्नमेंट दैट दे कैन नॉट डू दिस, दे कैन नॉट इन्फ्रिंज इन द फंडामेंटल राइट्स। जबकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है सरकार के लिए कि आपको ये करना है जीतने के बाद। तो स्टेटमेंट गलत है। क्लियर? अब नेक्स्ट चाहिए, फंडामेंटल राइट्स को हमारे संविधान में रखा क्यों गया? मौलिक अधिकारों को संविधान में क्यों रखा गया है? मौलिक अधिकारों को संविधान में रखने का बेसिकली एक मैंने बैकग्राउंड बताया कि पूरे विश्व में जो फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, ह्यूमन राइट्स को लेकर बाकायदा सिस्टम बनता जा रहा था। इसमें कि आपका बिल ऑफ राइट्स, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, अमेरिकन रिवॉल्यूशन, ब्रिटेन, यूरोप, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ह्यूमन राइट 1948 का, और हमारा संविधान तो अभी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना रही थी। और संविधान हमारा किसने बनाया? संविधान सभा ने, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब गठित हुई थी? लिखिए तो, एक स्टेटमेंट लिखिए। द एम ऑफ इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल was to get herself its own constitution। हमारे स्वतंत्रता संग्राम का उद्देश्य था कि भारत को उसका अपना संविधान मिले। स्टेटमेंट गलत है कि सही है? स्टेटमेंट गलत है कि सही है? सही स्टेटमेंट है।
फ्रीडम स्ट्रगल का एम ही था भारत को अपना संविधान मिले, मतलब आज़ादी। आज़ादी का मतलब कि हमारा संविधान हम खुद बनाएंगे, अपना शासन हम स्वयं करेंगे, वो संविधान। तो लड़ाई संविधान की ही थी कि हमको हमारा संविधान बनाने का अधिकार दिया जाए। और यही आप देखेंगे पूरा प्रोग्रेस आया है 1909, 1919, 1935 तमाम करते करते आपके आइए। तो जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हमारी संविधान सभा जो बनी थी, वो हमारे फ्रीडम स्ट्रगल का ही हिस्सा, फ्रीडम स्ट्रगल का ही परिणाम था कि हमको अंत में जाके अपनी संविधान सभा बनाना का अधिकार मिला, जिसने हमारे लिए संविधान बनाया। और संविधान सभा के सदस्य सारे फ्रीडम फाइटर्स थे। और आप देखेंगे फ्रीडम फाइटर्स क्या थे। फ्रीडम फाइटर्स हमेशा सदियों से, पिछले हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान जितने भी संविधान सभा के फ्रीडम फाइटर्स मेंबर्स थे, वो मौलिक अधिकारों के लिए ही लड़ते रहे, वो मानव अधिकारों के लिए लड़ते रहे हर स्तर पर। और उनको मालूम था किस प्रकार से अंग्रेजी सरकार हमारे अधिकारों का दमन करती थी। तो भली भांति वो परिचित थे कि सरकार जो है मानव अधिकारों का, मौलिक अधिकारों का हनन करती है और कर सकती है। पूरे स्ट्रगल में अमरीकी सरकार ने यही काम किया, तो उनको पूरा आइडिया था। इसलिए संविधान सभा में सब लोग एक मत थे कि हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट्स का एक चैप्टर होना चाहिए, स्पेसिफिक लिखा होना चाहिए कि सरकार दमन नहीं कर सकती। और फंडामेंटल राइट्स एक ऐसा चैप्टर था जिस पर कि संविधान सभा में कोई बहस नहीं हुई, एक मत से सबने कहा कि यस होना ही चाहिए, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस था कि सरकारें दमन करती हैं। जबकि ब्रिटेन में ऐसा नहीं था, अमेरिका में भी बाद में आया, हमारे यहाँ से फर्स्ट डे से ही। तो इसलिए फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर के बारे में पूरा एक्सपीरियंस हमारे सारे मेंबर्स को था। और क्यों आवश्यक है, उनको भली बात उनके दिमाग में था कि सरकारें आएंगे, अगर नहीं रहेगा ये तो सरकारें हमारे यहाँ बहुत दमन करेंगे। और जानते हैं अगर फंडामेंटल राइट्स ना होते तो इस सरकार पुलिस व्यवस्था क्या करती हिंदुस्तान के नागरिकों का, ये हश्र जो वकालत लोग कर रहे हैं वो जान रहे होंगे। 99% मुकदमे न्यायालयों में अगेंस्ट द स्टेट चलता है, अगेंस्ट द पुलिस चलता है। तो फंडामेंटल राइट्स क्यों आया, इसके पूरे इंपॉर्टेंस को हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के लोग, मेंबर्स लोग, कॉन्स्टिट्यूशन जानती थी, इसलिए स्पेसिफिकली। और फंडामेंटल राइट्स पर जो है आपके देखेंगे कि रेस्ट्रिक्शंस, फंडामेंटल राइट्स पर रेस्ट्रिक्शन जो निर्बंधन लगाने थे उस पर खूब बहस हुई कि मौलिक अधिकारों पर कितना रेस्ट्रिक्शन लगाया जाए। इस पर काफी विरोध हुए, काफी बहस हुई, लेकिन मौलिक अधिकार जो हमारे पार्टिकल्स थे उन पर कोई बहस नहीं हुई, सबने कहा ओके, क्योंकि उनको इनका इंपॉर्टेंस क्लियर था कि सरकारें दमन करती हैं। तो क्यों लाया गया, इसका कारण भी यही है, फ्रीडम स्ट्रगल। और महत्व है वो भी दर्शाता है, सरकारी दमन से बचाना। और जो दूसरा कारण था संविधान में फंडामेंटल राइट्स लाने का, वो ये कि हमारे देश में विभिन्न जाति, धर्म, समुदाय के लोग रहते हैं, अल्पसंख्यक रहते हैं, बहुसंख्यक रहते हैं, विभिन्न जातियां रहते हैं, सब लोग रहते हैं। तो कोई भी एक समुदाय दूसरे समुदाय पर प्रताड़ना न कर सके। तो हर प्रकार के समुदायों को संरक्षण मिलना चाहिए, प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। इसलिए हमारे यहाँ माइनॉरिटी राइट्स भी हैं, कल्चरल राइट्स भी हैं फंडामेंटल राइट्स में। तो ये प्रोविजन हमारे फंडामेंटल राइट्स में डाले गए। तो फंडामेंटल राइट्स का जो पार्ट 3 जो हमारे संविधान में लाया गया, उसका 2 उद्देश्य था, सरकारी दमन से बचाना, और ये हमारे सारे फ्रीडम फाइटर्स संविधान सभा के लोग जानते थे। दूसरा, वो इस बात से भी अवगत थे कि हमारे देश में विभिन्न प्रकार के समुदाय हैं, जातियां हैं, जिनकी संख्या अलग अलग है, जाति, समुदाय, क्षेत्र सब अलग अलग है। तो विभिन्न संस्कृतियों, विभिन्न अल्पसंख्यकों का भी संरक्षण आवश्यकता देश में, तभी हम लोग प्योर सेकुलर स्टेट कहलाएंगे। तो इसके मद्देनजर रखे हुए भी कुछ फंडामेंटल राइट्स के प्रावधान हमारे संविधान में रखे गए। तो 2 बेसिक रीजन थे कि हमारे संविधान निर्माताओं को सरकारी तंत्र के दमन का पूरा अनुभव था, और दूसरा जो हमारा डेमोक्रेटिक कंपोजिशन,
जो हमारा समाज की संरचना है, उसमें विभिन्न जातियां, समुदाय, धर्म हैं, तो हर धर्म, हर संस्कृति का संरक्षण भी आवश्यक है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी का कंसेप्ट है, विविधता में एकता का कंसेप्ट है। उस चीज को दिमाग में रखकर ये फंडामेंटल राइट्स के कुछ प्रोविजंस डाले गए। तो क्लियर आप लोगों को फंडामेंटल राइट्स क्या है, इनका क्या महत्व है, क्यों संविधान में लाया गया और पर्पस क्या है। कल हम लोग फिर आर्टिकल 12 से स्टार्ट करेंगे और पूरा फंडामेंटल चैप्टर, सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम के लिए भी और वैसे भी फंडामेंटल राइट्स चैप्टर है, इसलिए बहुत ध्यान से सबको लिखना है। अब जरा सवाल लिखिए तो, डिफाइन फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों को परिभाषित करिए। दूसरा, मौलिक अधिकारों का क्या महत्व है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तीसरा, व्हाट इज द एम ऑफ फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों का क्या उद्देश्य है। और नेक्स्ट, डिस्कस द मेन फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों के प्रमुख तत्वों पर चर्चा करिए। और लास्ट, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स जूरिस्प्रूडेंस इन आवर कॉन्स्टिट्यूशनल जूरिस्प्रूडेंस, हमारे देश के संवैधानिक विधि शास्त्र में अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार विधि शास्त्र की क्या भूमिका है। और लास्ट आपका, व्हाट इज मैग्ना कार्टा ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। इन क्वेश्चंस का आप लोग आंसर आज कर लीजिएगा। कल हम लोग आर्टिकल 12 से कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के हिसाब से फंडामेंटल राइट्स पढ़ना शुरू करेंगे। हम इतना डिस्कस इसलिए किया ताकि आपका जो एसए के प्रश्न हो वो भी अच्छा हो। 60 मार्क्स का जो निबंध है, पूरी क्लास के सेंटर में हमेशा निबंध रहेगा ही रहेगा, क्योंकि 60 मार्क्स, सबसे बड़ा प्रश्न जो आता है पीसीएसजे में वो निबंध का ही आता है। 60 मार्क्स का सवाल कोई नहीं रहता है पूरे पीसीएस एग्जाम में। और बार बार हम लोग शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं इंग्लिश हिंदी, इसलिए कि ट्रांसलेशन भी आप सीखें। आप निर्बंधन, रेस्ट्रिक्शन, सेकुलरिज्म, तो हिंदी इंग्लिश लिखते रहेंगे तो आपको ट्रांसलेशन भी सब क्लियर होते रहेंगे। तो हमेशा जब भी लिखाया जाए तो हिंदी में भी लिखिए, इंग्लिश में भी लिखिए। किसी को कुछ पूछना हो तो बताएं। एनीवन वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन? चलिए फिर पूछिए। आशीष। सर वही कल जो 392 का डिस्कशन हो रहा था। हाँ हाँ, अच्छा, सेक्शन 392 आप लोग देख लीजिए क्या है। हाँ पूछिए क्या है उसमें। अब एक्चुअली सर उसमें जो प्रोविजन लिखा हुआ है 392 में, हाँ उसके अकॉर्डिंग मतलब समझ नहीं आ रहा मेरे को कि 3 जजेस की या अपर जज की बेंच की बात कहाँ कर रहा है वो। अगर किसी 2 जजेस के बेंच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो अकॉर्डिंग टू 392 हाँ वो तीसरे के पास जाएगा। जी अगर 2 में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो थर्ड जज के पास जाएगा, जी और जो ओपिनियन वो देगा अकॉर्डिंगली हो जाएगा। जी मतलब 2 ने कहा कि एक ने, 2 में से एक ने कहा यस, एक ने कहा नो, यस और फिर जब तीसरे के पास चला गया उसने कहा नो, तो नो हो जाएगा वो। एक जी तो ये बात दे रखी है। दूसरी बात ये दे रखी है, अगर वो चाहते हैं
पुराने दोनों जजेस या जो थर्ड जज अपॉइंट हुआ है, वो लोग चाहते हैं कि कोई लार्जर बेंच बने, तो लार्जर बेंच की भी सिफारिश कर सकते हैं। जी उनका ये कहना हो कि भाई ये मुद्दा ऐसा है जो एक बड़ी पीठ द्वारा सुना जाना चाहिए, तो उसके लिए भी वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और हो सकता है चीफ जस्टिस 3 जजेस की या 5 जो भी समझ में आए उसको, वो पीठ बनाकर पूरा फ्रेश मैटर सुना जाए, जी। ये है उसमें। तो सर बेसिक रूल मैं क्या लेके चलूंगा इसमें? नहीं, बेसिक रूल क्या है, अगर डिवीजन बेंच है और दोनों का आपस में मतभेद हो गया है, जी तो पहला ये है तीसरे को जाएगा, ओके। तीसरा जो यस नो कर देगा वो मान ली जाएगी बात। अगर तीसरा यस नो कर नहीं करता है, या मान लीजिए जो पहले दो हैं वो भी कहते हैं कि भाई थर्ड के पास नहीं जाना है, ये लार्जर बेंच चुनना चाहिए, तो वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई इसके लिए लार्जर बेंच गठित किया जाए। तीसरे के पास भेजने से काम नहीं चलेगा, तो दो अपना ओपिनियन दे सकते हैं, और तीसरे के पास अगर ये लोग भेज देते हैं लेकिन तीसरा व्यक्ति भी कहता है कि नहीं इसके लिए लार्जर बेंच बनना चाहिए, तो वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और गठन करना एक एडमिनिस्ट्रेटिव काम है, वो डिस्ट्रिक्ट जज या चीफ जस्टिस का काम है आपका ये, वो क्या जी बनाता है। दो ठीक ऑप्शन है ठीक इसमें, थर्ड के पास चला गया जो कह देगा यस नो हो जाएगा, लेकिन अगर दो ये चाहते हैं कि नहीं इसकी कोई लार्जर बेंच सुनवाई करे इस पर, तो उसकी वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं। लार्जर बेंच को रिक्वेस्ट करने का राइट दोनों को भी है, और जो थर्ड के व्यक्ति के पास जाए उसके पास भी है। उनकी रिक्वेस्ट मानकर जो चीफ जस्टिस है वो 3 जज की बेंच बना सकता है, या ज्यादा की बेंच बना सकता है। ठीक क्लियर ठीक बात ठीक है, है। दो चीजें हैं इसमें। और कोई किसी को? गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग। सर ये बताइए सर, जुडिशियल एक्टिविज्म एंड जुडिशियल ओवररीच, अभी इज हम लोग देयर एनी आज की बात कर रहे हैं, जो आज क्लास हुई उसके बारे में हम लोग उस पर आएंगे अभी। डिफरेंस? हाँ, ओके सर। आज की बात या कल भी, आज के पहले की कोई बात? जी सर, ओके। नो सर। ठीक ठीक। और कोई? ओके देन, थैंक यू वेरी मच। टुमारो एट 7:30 जीएस क्लास आप लोगों के नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगी। चलिए, ओके, थैंक यू।